क्या होता है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट? जब किसी भी फोटो सेंसिटिव मटेरियल के ऊपर लाइट इंसिडेंट होती है तो उस मटेरियल से इलेक्ट्रॉन निकलने की जो प्रोसेस होते हैं ना उसको हम क्या बोलते हैं? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ये क्या है? एक वैक्यूम ट्यूब होती है, ग्लास की एक वैक्यूम ट्यूब है, और यहाँ पे एक फिल्टर लगा होता है जिससे हम किसी भी पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी की लाइट को इसके ऊपर इंसिडेंट कर सकते हैं। यहाँ पे क्या लगा होता है? कैथोड, ठीक है, और यहाँ पे क्या लगा होता है? एनोड लगा होता है, ठीक है, ये एनोड बोला जाता है। और इसके बाद में यहाँ पे क्या होती है? एक बैटरी कनेक्टेड होती है। अच्छा, बैटरी को अपन पहले कनेक्ट नहीं करते हैं, पहले एक सिंपल मतलब वायर से इसको दोनों टर्मिनल्स को कनेक्ट कर देते हैं। साथ में यहाँ पे क्या कनेक्टेड होता है? एक माइक्रो अमीटर। माइक्रो एम्पियर में अगर करंट होगा तो उसको भी सेंस करके बता देगा। यहाँ से लाइट इंसिडेंट होगी इस कैथोड के ऊपर, जो कि एक फोटो सेंसिटिव मटेरियल है, और इससे इलेक्ट्रॉन निकलते हैं। कौन सा इफेक्ट है ये? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ठीक है। अगर किसी भी मटेरियल से इलेक्ट्रॉन को निकलना होता है तो उसके लिए एक मिनिमम एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, और उसको हम क्या बोलते हैं? वर्क फंक्शन। वर्क फंक्शन वो मिनिमम एनर्जी है जो इलेक्ट्रॉन को मिलने के बाद इलेक्ट्रॉन किसी भी मेटल सरफेस को छोड़ के या किसी भी मटेरियल की सरफेस को छोड़ के बाहर निकल सकता है। एक मिनिमम एनर्जी की रिक्वायरमेंट उसको हमेशा होती है, तो उस मिनिमम एनर्जी को क्या बोलते हैं? वर्क फंक्शन। उसका सिंबल क्या होता है? फाई नॉट। तो फाई नॉट से हमने किसको रिप्रेजेंट किया? वर्क फंक्शन, ठीक है। ये जो फोटोसेंसिटिव मटेरियल है इसके ऊपर जब हम लाइट इंसिडेंट करते हैं तो सरफेस को लाइट की फॉर्म में एनर्जी मिलती है, और ये जो लाइट एनर्जी है इसको एब्जॉर्ब करके जो सरफेस के इलेक्ट्रॉन्स हैं वो सरफेस से निकलना स्टार्ट हो जाते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि कोई भी फ्रीक्वेंसी की लाइट आप इसके ऊपर इंसिडेंट करोगे फोटोसेंसिटिव सरफेस के ऊपर तो इलेक्ट्रॉन निकलने स्टार्ट हो जाएंगे, ऐसा भी नहीं है। अगर इलेक्ट्रॉन को निकलना होता है तो उसके लिए एक मिनिमम एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है जिसको हम वर्क फंक्शन बोलते हैं। तो जिस फ्रीक्वेंसी की लाइट से वो मिनिमम एनर्जी की रिक्वायरमेंट पूरी होगी उस फ्रीक्वेंसी की लाइट से ही इलेक्ट्रॉन निकलेगा, या उससे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी की लाइट से ही इलेक्ट्रॉन निकल सकता है। अगर आपने कम फ्रीक्वेंसी की लाइट इंसिडेंट करी तो जो उसकी एनर्जी होगी वो कम रहेगी। जो एनर्जी होती है लाइट की या लाइट के पैकेट्स की उसको हम E इक्वल्स टू एच न्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये जो एनर्जी है ये एनर्जी ऑफ फोटोन बोली जाती है। फोटोन क्या होता है? लाइट का एक पार्टिकल होता है जो जब लाइट ट्रेवल करती है तो एक पैकेट की फॉर्म में वो किसी भी सरफेस के ऊपर इंसिडेंट होती है। मतलब किसी भी सरफेस पे लाइट जब टकराएगी आके तो वो एक पैकेट की फॉर्म में होगी, और वो पैकेट क्या बोला जाता है? फोटोन। उसको हम फोटोन बोलते हैं। और फोटोन की एनर्जी कितनी होती है? E इक्वल्स टू एच न्यू। तो फोटोन की जो एनर्जी है वो किस पे डिपेंड करती है? फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करती है। अगर आप कम फ्रीक्वेंसी की लाइट यूज़ करोगे तो उसके फोटोन्स की एनर्जी भी कम होगी, और सरफेस के ऊपर जब वो लाइट इंसिडेंट होगी तो सरफेस के इलेक्ट्रॉन को मिलने वाली एनर्जी भी कम रहेगी, और उसकी वजह से इलेक्ट्रॉन निकल नहीं पाएंगे। अगर सरफेस से इलेक्ट्रॉन को निकलना है या आपको निकालना है इसको, तो आपको एक जो मिनिमम एनर्जी की रिक्वायरमेंट है जिसको हमने वर्क फंक्शन बोला वो पूरी होनी चाहिए, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे? फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज करके देखेंगे। जिस फ्रीक्वेंसी के ऊपर इलेक्ट्रॉन निकलने स्टार्ट हो जाते हैं, जस्ट निकलने स्टार्ट हो गए, उस फ्रीक्वेंसी को हम बोलते हैं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। न्यू नॉट के सिंबल से उसको रिप्रेजेंट करते हैं। क्या बोलते हैं इसको? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, ठीक है। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी अपन बोलेंगे। और इस फ्रीक्वेंसी से जो फोटोन आ रहे होंगे उनकी एनर्जी कितनी बनेगी? तो वो एनर्जी होगी E इक्वल्स टू, ये वाला फॉर्मूला लगा रहा हूँ, E इक्वल्स टू एच न्यू नॉट, ठीक है। और ये एनर्जी वर्क फंक्शन के बराबर होगी, तभी तो इलेक्ट्रॉन निकल रहा है। इसलिए मैं क्या लिखूंगा? फाई नॉट इक्वल्स टू क्या होगा? एच न्यू नॉट। ये रिलेशन समझ में आया क्या? अगर आप न्यू नॉट फ्रीक्वेंसी की लाइट इंसिडेंट करते हो और उससे जस्ट इलेक्ट्रॉन निकलने स्टार्ट हो जाते हैं, उससे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी की लाइट के ऊपर तो इलेक्ट्रॉन निकलेगा ही निकलेगा, उसमें तो कोई कन्फ्यूजन ही नहीं है। लेकिन मिनिमम फ्रीक्वेंसी की लाइट कौन सी होगी जिससे इलेक्ट्रॉन निकल सकता है? वो होगी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। तो इस फ्रीक्वेंसी से एनर्जी कितनी बनेगी पैकेट्स की? जो फोटोन है उनकी एनर्जी कितनी बनेगी? E इक्वल्स टू एच न्यू नॉट। और वो एनर्जी किसके बराबर है? वर्क फंक्शन के बराबर है, तभी तो इलेक्ट्रॉन निकला। अगर हम फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज कर देते हैं, लाइट सोर्स की फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करेंगे तो आने वाले फोटोन्स की एनर्जी ज़्यादा होगी, तो वो वर्क फंक्शन से ज़्यादा होगी, तो आराम से इलेक्ट्रॉन निकलेगा। जैसे मान लो किसी सरफेस का वर्क फंक्शन है 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो अगर आप ज़्यादा फ्रीक्वेंसी की लाइट इंसिडेंट करते हो सरफेस के ऊपर और उससे उसके फोटोन की जो एनर्जी है वो 15 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, तो 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तो
जो इलेक्ट्रॉन है वो सरफेस से निकलने में खर्च कर देगा एनर्जी, और बाकी जो 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी उसके पास बचेगी वो किसकी फॉर्म में होगी, काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में होगी। इसका मतलब अगर एनर्जी वर्क फंक्शन के बराबर है या इससे ज़्यादा है तो इलेक्ट्रॉन निकल सकता है, अगर ज़्यादा है तो बाकी की बची हुई एनर्जी किसकी फॉर्म में होगी उसके पास, काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में। समझ में आया क्या? तो इसी तरीके से ये फॉर्मूले याद रखने हैं। फिर हमने एक दो ग्राफ भी इसमें स्टडी किए थे, हमने दिखाया था कि जब लाइट सोर्स है उसकी इंटेंसिटी हम बढ़ाएंगे। इंटेंसिटी बढ़ाने का तरीका है आप ज़्यादा पावर का बल्ब यूज़ करो, जैसे पहले 100 वाट का बल्ब यूज़ किया, फिर 200 वाट का, फिर 300 वाट का। ठीक है, ये ज़्यादा पावर के अगर हम लाइट के सोर्स यूज़ करेंगे तो इससे जो लाइट एमिट होगी उसकी इंटेंसिटी ज़्यादा होगी, वो ज़्यादा लाइट एमिट कर रहे होंगे। अभी हम फ्रीक्वेंसी को चेंज नहीं कर रहे हैं, मान लो कि जो इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए सरफेस से जो मिनिमम फ्रीक्वेंसी है उससे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी की लाइट आप इंसिडेंट कर रहे हो, बस उसकी इंटेंसिटी आप बढ़ा के देख रहे हो। तो हमने ये देखा था कि जो ग्राफ बनता है उसमें ग्राफ के अंदर जो इंटेंसिटी और फोटो इलेक्ट्रिक करंट के बीच का जो ग्राफ होगा, किसके बीच का ग्राफ होगा, इंटेंसिटी और फोटो इलेक्ट्रिक करंट। कैसा बनता है ये ग्राफ, ये ग्राफ बनेगा स्ट्रेट लाइन, जो ये रिप्रेजेंट करेगा कि अगर आप ज़्यादा इंटेंसिटी की लाइट यूज़ करोगे तो ज़्यादा फोटो इलेक्ट्रिक करंट मिलेगा। ज़्यादा करंट कहाँ पे मिलेगा, तो देखो यहाँ पे जब फोटोन इंसिडेंट होंगे तो फोटोन इंसिडेंट होने से कैथोड क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन्स को एमिट करेगा, और ये इलेक्ट्रॉन किसकी तरफ जाएंगे, एनोड की तरफ जाएंगे। कैथोड से इलेक्ट्रॉन एमिट हो रहे हैं और किसकी तरफ जा रहे हैं, एनोड की तरफ, और ये फिर आगे से इस वायर से होते हुए वापस से कैथोड पे आ जाएंगे। फिर कंटिन्यूसली लाइट इंसिडेंट हो रही है इसलिए वापस निकलेंगे एनर्जी एब्जॉर्ब करके, फिर वापस से घूम के आएंगे, फिर वापस से निकलेंगे, और इस तरीके से ये प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगी। तो आपको जो फोटो इलेक्ट्रिक करंट मिलेगा वहाँ पे जो माइक्रोमीटर है वो एक करंट को शो करेगा, उसको हम क्या होते हैं, फोटो इलेक्ट्रिक करंट। और ये करंट इंटेंसिटी बढ़ाने के साथ साथ बढ़ता जाएगा, मतलब जितनी ज़्यादा इंटेंसिटी की लाइट आप यूज़ करोगे उतना ही ज़्यादा सर्किट में करंट मिलेगा आपको। ठीक है, अगर हम एनोड को पॉजिटिव या नेगेटिव करते हैं तो इससे फिर फोटो इलेक्ट्रिक करंट पे क्या इफेक्ट होता है, फोटो इलेक्ट्रिक करंट वर्सेस एनोड पोटेंशियल, एनोड पोटेंशियल और फोटो इलेक्ट्रिक करंट के बीच में, फोटो इलेक्ट्रिक करंट और एनोड पोटेंशियल, इनके बीच का ग्राफ स्टडी किया हमने। पहले यहाँ पे कोई बैटरी नहीं लगाई, मतलब वोल्टेज जीरो है ना, कोई पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई नहीं किया, एनोड का पोटेंशियल हमने जीरो रखा एक तरह से। तो जीरो पोटेंशियल पे आपको कुछ करंट मिलेगा क्या, मिलेगा, क्योंकि जब ये लाइट इंसिडेंट करेंगे, इस बार इंटेंसिटी को चेंज नहीं करना है। इस बार जैसे मान लो 100 वाट का बल्ब लगाया अपन ने, तो इसको चेंज नहीं करना है, इसको उतना ही रखेंगे। बस हम किसको चेंज करेंगे, बस ये जो एनोड है इसका वोल्टेज चेंज करके देखेंगे। तो अभी हमने कोई बैटरी नहीं लगाई है तो उसका मतलब वोल्टेज कितना है, जीरो। और ये कुछ इलेक्ट्रॉन तो यहाँ पे पहुँच ही रहे होते हैं, जैसे मान लो कि 100 वाट का बल्ब अपन ने यूज़ किया जिससे 100 फोटोन आए। 100 फोटोन जब सरफेस के ऊपर इंसिडेंट हुए तो 100 फोटो इलेक्ट्रॉन्स निकले। उन 100 फोटो इलेक्ट्रॉन्स में से मान लो 50 यहाँ पे पहुँच गए, 50 इधर उधर डाइवर्ट हो गए, तो 50 से करंट फ्लो होगा सर्किट में और वो जीरो वोल्टेज के ऊपर होगा, मतलब यहाँ पे कोई उसके लिए वोल्टेज सोर्स नहीं लगाना पड़ेगा। इसका मतलब ग्राफ के अंदर आपको एक ऐसा पॉइंट मिलेगा यहाँ पे जो ये शो करेगा कि अगर आप वोल्टेज को जीरो रखते हो तो भी आपको एक फोटो इलेक्ट्रिक करंट मिलता है सर्किट में। ठीक है, फिर हमने क्या किया, एनोड को पॉजिटिव करके देखा। इसके लिए एक बैटरी ली और बैटरी का जो पॉजिटिव टर्मिनल है उसको एनोड से कनेक्ट कर दिया। ये देखो, बैटरी का जो पॉजिटिव टर्मिनल है उसको किससे कनेक्ट करना है, एनोड से। ठीक है, और ये एक वेरिएबल बैटरी है तो ये एक वेरिएबल बैटरी का सिंबल होता है ऐसे। ठीक है, अब एनोड को हमको ज़्यादा और ज़्यादा पॉजिटिव करना है। कैसे करेंगे, इस बैटरी का वोल्टेज बढ़ाएंगे। वोल्टेज बढ़ने के साथ साथ एनोड ज़्यादा पॉजिटिव होता जाएगा। ये जितना ज़्यादा पॉजिटिव होगा ये उतने ही ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। तो पहले 50 इलेक्ट्रॉन ही पहुँच रहे थे, यहाँ पे 50 इलेक्ट्रॉन इधर उधर डाइवर्ट हो रहे थे, टेढ़े मेढ़े जा रहे थे, लेकिन जैसे इसको पॉजिटिव किया ये अब इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, और जितना ये पॉजिटिव होगा उतना ज़्यादा अट्रैक्ट करेगा। जो 50 इलेक्ट्रॉन इधर उधर डाइवर्ट हो रहे थे वो भी अब एनोड के ऊपर पहुँचने स्टार्ट हो जाएंगे, क्योंकि ये उनको अट्रैक्ट कर रहा है, खींच रहा है उनको अपनी तरफ। तो यहाँ पे अगर मान लो पहले 50 इलेक्ट्रॉन पहुँच रहे थे और अगर वोल्टेज बढ़ाने से अब 50 की बजाय 60, 70, 80, 90 और जब लास्ट में 100 के 100 इलेक्ट्रॉन पहुँच रहे होंगे और सर्किट में करंट फ्लो हो रहा होगा तो उस कंडीशन में आपको मैक्सिमम करंट मिलेगा।
और उसके बाद में अगर आप वोल्टेज को और बढ़ाओगे तो और ज़्यादा करंट इंक्रीज नहीं हो सकता, क्योंकि सारे के सारे इलेक्ट्रॉन अब एनोड के ऊपर पहुंच रहे हैं। इसलिए आपको जो करंट मिलेगा उसको हम मैक्सिमम करंट या सैचुरेशन करंट बोलेंगे। ठीक है, तो ग्राफ के अंदर उसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, पहले करंट बढ़ेगा और फिर जाके सैचुरेट हो जाएगा, ये वाला ग्राफ बनेगा। वोल्टेज बढ़ने के साथ साथ पहले तो क्या हुआ, करंट बढ़ा, और उसके बाद में क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया, सैचुरेट हो गया। ठीक है, फिर हमने क्या किया, एनोड को नेगेटिव करके देखा। तो एनोड को नेगेटिव करने का तरीका क्या है ना, बैटरी को उल्टा कनेक्ट कर दो, मतलब ये जो नेगेटिव टर्मिनल है इसको एनोड से कनेक्ट कर दो और पॉजिटिव को कैथोड से, तो ये हो जाएगा एनोड नेगेटिव। अब एनोड को अगर आपने नेगेटिव कर दिया तो ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन्स को रिपेल करेगा, जो इसकी तरफ इलेक्ट्रॉन जा रहे थे उनको ये रिपेल करने का काम करेगा। तो पहले 50 इलेक्ट्रॉन जा रहे थे जब वहाँ पे कोई बैटरी कनेक्टेड नहीं थी, कोई वोल्टेज नहीं लगाया था। लेकिन जैसे आप एनोड को नेगेटिव मोर नेगेटिव करते जाओगे, जितना ज़्यादा नेगेटिव करोगे क्या होगा, ये जितना ज़्यादा नेगेटिव होगा इलेक्ट्रॉन्स को उतना ही ज़्यादा रिपेल करेगा। इलेक्ट्रॉन को रिपेल करेगा तो कम इलेक्ट्रॉन पहुँचेंगे। अब ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं इनकी काइनेटिक एनर्जी थोड़ी थोड़ी डिफरेंट होती है, मतलब आपको बताया था कि कुछ इलेक्ट्रॉन्स की काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होगी और कुछ की थोड़ी सी कम रहेगी। मैक्सिमम कौन से वाले इलेक्ट्रॉन्स की काइनेटिक एनर्जी होगी, जो सरफेस पे घूम रहे थे और ये लाइट इंसिडेंट होते ही वो उस एनर्जी को एब्जॉर्ब करके सरफेस से बाहर निकल गए, तो उनकी काइनेटिक एनर्जी क्या है, सबसे ज़्यादा। लेकिन कुछ इलेक्ट्रॉन सरफेस के थोड़ा अंदर से आ रहे होंगे, तो वो किसी दूसरे इलेक्ट्रॉन से टकराएंगे, किसी एटम से टकराएंगे, तो उनकी कुछ एनर्जी का लॉस होगा, तो उनकी एनर्जी थोड़ी सी कम रहेगी। जितनी एनर्जी सबको बराबर मिल रही है इलेक्ट्रॉन्स को, लेकिन कुछ इलेक्ट्रॉन्स ने उस एनर्जी को लॉस कर दिया, उसका लॉस हो गया कोलिजन्स वगैरह की वजह से। तो जब इलेक्ट्रॉन निकला तो उसकी एनर्जी मामूली से कम है, बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है लेकिन थोड़ा बहुत डिफरेंस है। तो यहाँ पे क्या हुआ कि ये इलेक्ट्रॉन जब यहाँ पे पहुँच रहे थे एनोड पे, तो एनोड को नेगेटिव करने से अब वो रिपेल हो रहे हैं। पहले 50 पहुँच रहे थे, अगर इसको मैं नेगेटिव कर दूंगा तो अब 40 ही पहुँच रहे हैं, और नेगेटिव करूंगा तो 30 ही पहुँचेंगे, और फिर ऐसे नेगेटिव वोल्टेज को बढ़ाता जाऊंगा तो लास्ट में जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी वाले इलेक्ट्रॉन हैं वो भी नहीं पहुंच पाएंगे, क्योंकि आप इतना इसको नेगेटिव कर चुके हो कि वो पास आएंगे और रिपेल होकर वापस से दूर भाग जाएंगे। तो फाइनली क्या हुआ कि जो एनोड है उसके ऊपर कोई भी इलेक्ट्रॉन पहुंच नहीं पा रहा है, एक पर्टिकुलर वोल्टेज के बाद में कोई भी इलेक्ट्रॉन एनोड के ऊपर नहीं पहुंचेगा। तो वो जो मिनिमम वोल्टेज उसके लिए लगाना पड़ेगा उसको हम बोलते हैं स्टॉपिंग पोटेंशियल। क्या बोलते हैं उसको, स्टॉपिंग पोटेंशियल। और स्टॉपिंग पोटेंशियल पे आपको सर्किट में करंट कितना मिलेगा, 0, क्योंकि कोई इलेक्ट्रॉन जब पहुंचेगा नहीं और एनोड के ऊपर तो करंट कहाँ से मिलेगा, नहीं मिलेगा। तो ये ग्राफ ऐसे कम होता होता यहाँ पे 0 पे आ जाएगा। तो ये जो वोल्टेज होता है इसको हम क्या बोलते हैं, स्टॉपिंग पोटेंशियल। एनोड का वो नेगेटिव पोटेंशियल जिसके ऊपर इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो स्टॉप हो गया उसको हम क्या बोलते हैं, स्टॉपिंग पोटेंशियल। या ऐसा बोल दो कि जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी वाला इलेक्ट्रॉन है वो भी अब स्टॉप हो चुका है, तो इस पोटेंशियल को हम क्या बोलेंगे, स्टॉपिंग पोटेंशियल। लिख देते हैं इधर, वी नोट क्या है यहाँ पे, स्टॉपिंग पोटेंशियल। ठीक है, अच्छा स्टॉपिंग पोटेंशियल पे ऐसा क्या हुआ कि करंट 0 हो गया, इलेक्ट्रॉन्स के पास काइनेटिक एनर्जी थी, कितनी काइनेटिक एनर्जी थी, ½ mv² मान लो। ठीक है, तो वो काइनेटिक एनर्जी इसकी 0 कैसे हुई, तो वो 0 इसलिए हुई क्योंकि जो एनोड है वो नेगेटिव होने की वजह से ये अपोजिट डायरेक्शन में उनके ऊपर फोर्स लगा रहा है, या अपोजिट डायरेक्शन में कुछ एनर्जी दे रहा है उनको। इलेक्ट्रॉन को कितनी एनर्जी मिली होगी कि वो रुक गया, तो जितना उसकी काइनेटिक एनर्जी है उतनी एनर्जी अपोजिट डायरेक्शन में मिली होगी, तभी जाके रुक गया, तभी वो बैलेंस हो गई दोनों एनर्जी। तो हम बोलेंगे कि जब इलेक्ट्रॉन जा रहे थे एनोड की तरफ और हमने वोल्टेज को कितना कर दिया, स्टॉपिंग पोटेंशियल के बराबर कर दिया, तो उस कंडीशन में इलेक्ट्रॉन्स को अपोजिट डायरेक्शन में जो एनर्जी मिली है उसका फॉर्मूला होता है Q/V। ये वाला फॉर्मूला हम अप्लाई करते हैं उसके लिए, वो किसके बराबर होगी, जो एनर्जी मिली अपोजिट डायरेक्शन में वो Q/V के बराबर होगी। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में फॉर्मूला आता है कि अगर हम किसी भी चार्ज पार्टिकल को V पोटेंशियल डिफरेंस से एक्सेलरेट करते हैं या उसको एनर्जी देते हैं, काइनेटिक एनर्जी देंगे, तो वो कितनी एनर्जी होगी, Q/V के बराबर होगी। तो यहाँ पे एनोड को जब हमने कैथोड के रेस्पेक्ट में V0 पोटेंशियल डिफरेंस पे रखा हुआ है, देखो यहाँ पे V0 का मतलब क्या, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द इलेक्ट्रोड्स ऑफ द बैटरी, और ये दोनों जो इलेक्ट्रोड है वो कैथोड और एनोड से कनेक्टेड है, तो इनके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कितना हुआ, V0। तो V0 पोटेंशियल से इलेक्ट्रॉन को कितनी एनर्जी मिली होगी, तो चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना हो गया E, और V वोल्टेज कितना लगाया V0, तो इतनी एनर्जी मिली। और ये एनर्जी किसके बराबर है, इलेक्ट्रॉन्स की काइनेटिक। अच्छा कौन सी वाली काइनेटिक एनर्जी, मैक्सिमम। मैक्सिमम क्यों बोला इसको, क्योंकि इस वोल्टेज के ऊपर मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी वाला इलेक्ट्रॉन भी रुक जाता है, और कम काइनेटिक एनर्जी वाले इलेक्ट्रॉन तो पहले रुक गए होंगे, थोड़े से नेगेटिव करते हुए रिपेल होकर दूर चले गए, लेकिन जिनकी काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा है, जो स्पीड से आ रहे थे एकदम,
वो भी फाइनली रुक जाता है इस वोल्टेज के ऊपर। तो हम लिखेंगे काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम इज इक्वल्स टू ईवी नोट। देखो दो चीज़ें इंपॉर्टेंट है, याद रखनी है। एक तो जो वर्क फंक्शन है वो किसके बराबर होगा, एच न्यू नोट के बराबर होगा। एच न्यू नोट क्या है यहाँ पे, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। इसी फॉर्मूले को आप ऐसे भी लिख सकते हो, फ्रीक्वेंसी इक्वल्स टू क्या होता है, सी बाई लैम्डा, है ना, सी बाई लैम्डा, तो इसको लैम्डा नोट लिख देंगे। तो वर्क फंक्शन इज ऑल्सो इक्वल्स टू एच सी बाई लैम्डा नोट। लैम्डा नोट क्या है, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। न्यू नोट क्या है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। लैम्डा नोट क्या है, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। ठीक है। अच्छा, इसके बाद में ये जो स्टॉपिंग पोटेंशियल है, इसका ये जो फॉर्मूला है ना, ये वाला फॉर्मूला याद रखना है। स्टॉपिंग पोटेंशियल वो नेगेटिव पोटेंशियल होता है जो एनोड को देने से वो इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो को रोक देता है, मतलब उसमें से इधर से इधर इलेक्ट्रॉन पहुंच ही नहीं पाते। तो इस स्टॉपिंग पोटेंशियल को अगर मैं चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन के बराबर आएगा, मतलब जो इलेक्ट्रॉन्स उनकी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी जो हो सकती है उसके बराबर आएगा ईवी नोट। कॉन्सेप्ट समझ में आया क्या, क्यों हमने ईवी नोट को मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी के इक्वल लिखा है, क्योंकि इससे इलेक्ट्रॉन्स को अपोजिट डायरेक्शन में इतनी एनर्जी मिल रही, इतना धक्का मिल रहा है कि वो पहुंच नहीं पा रहे एनोड की तरफ, है ना, वो रुक गए बीच में। तो ये दो फॉर्मूले याद रखने हैं, आगे हम यूज भी करेंगे न्यूमेरिकल्स वगैरह में, इसको ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये ग्राफ बना। अब मैं जो सोर्स है उसकी इंटेंसिटी को थोड़ा बढ़ा के देखता हूँ कि क्या होगा। मैं क्या कर रहा हूँ, अब ये जो लाइट का सोर्स है इसकी इंटेंसिटी को बढ़ाऊंगा। सपोज करो मैंने पहले 100 वाट का बल्ब यूज़ किया था, अब मैं 200 वाट का बल्ब यूज़ करूंगा। मैंने लाइट की फ्रीक्वेंसी सेम रखी है, देखो फ्रीक्वेंसी सेम रखेंगे, उसमें चेंज नहीं कर रहा है। मतलब आपने जैसे सपोज करो ब्लू कलर की लाइट यूज़ करी है तो लाइट ब्लू कलर की ही आ रही है, बस उसका पावर बढ़ा दिया, जो बल्ब है उसका पावर बढ़ा दिया। पहले 100 वाट का बल्ब था, अब कितने वाट का बल्ब है, अब 200 वाट का बल्ब हमने लगा रखा है यहाँ पे। अच्छा, 200 वाट का बल्ब लगाया तो उससे क्या फर्क पड़ेगा, आने वाले फोटोन की एनर्जी तो उतनी रहेगी, है ना, लेकिन अगर आप ज़्यादा पावर का बल्ब यूज़ करोगे तो आने वाले फोटोन की एनर्जी बराबर है लेकिन नंबर ऑफ फोटोन बढ़ जाएंगे। पहले 100 वाट के बल्ब से 100 फोटोन आ रहे थे यहाँ पे, अब 200 वाट के बल्ब से 200 फोटोन आ रहे होंगे। ज़्यादा इंटेंसिटी की लाइट मिलेगी, मतलब ज़्यादा एनर्जी मिलेगी सरफेस को, लेकिन वो एनर्जी दूसरे तरीके से मिलेगी। फोटोन की एनर्जी उतनी की उतनी है लेकिन ज़्यादा फोटोन आने लग गए। अब बात समझ में आई क्या, पहले कम फोटोन आ रहे थे, अब ज़्यादा फोटोन आ रहे हैं, एनर्जी उतनी है लेकिन नंबर ऑफ फोटोन बढ़ने से क्या हुआ, एनर्जी बढ़ गई ना सरफेस पे जो इंसिडेंट हो रही है। तो यहाँ पे क्या हुआ कि जब 200 वाट का बल्ब यूज़ किया तो 200 फोटोन इंसिडेंट हुए। 200 फोटोन क्या करेंगे, 200 इलेक्ट्रॉन्स को निकालेंगे। 200 इलेक्ट्रॉन्स अगर इस सरफेस से निकलते हैं तो मान लो 50% यहाँ पे पहुँच जाते हैं, जब हमने यहाँ पे कोई भी वोल्टेज सोर्स नहीं लगा रखा है। 50% मान के चल रहे हैं कि 50% पहुँच जाएंगे और बाकी जो 50% है वो डाइवर्ट हो जाते हैं। तो पहले जब 100 वाट का बल्ब यूज़ किया था तो 100 इलेक्ट्रॉन निकल रहे थे 100 फोटोन से, तो 50 पहुंच रहे थे। अब 200 वाट का बल्ब यूज़ किया तो 200 इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे, उनमें से 50% यानी 100 यहाँ पे पहुंच ही जाएंगे। और 100 इलेक्ट्रॉन अगर पहुंचेंगे तो उससे करंट पहले से ज़्यादा मिलेगा, क्योंकि 100 इलेक्ट्रॉन सर्किट में फ्लो होंगे और जितना ज़्यादा चार्ज सर्किट में फ्लो होगा उतना ही ज़्यादा करंट मिलेगा। तो आपको करंट अब ज़्यादा मिलेगा पहले से। देखो ये है जीरो वोल्टेज पे पहला वाला जो ग्राफ है, जिसमें जब हमने I1 इंटेंसिटी यूज करी थी, ये मान लो ये I1 इंटेंसिटी है और ये कितनी है I2। तो I1 इंटेंसिटी के लिए ग्राफ ये था सपोज करो। तो अब मैंने इंटेंसिटी बढ़ा दी, इंटेंसिटी बढ़ाने से अब मुझे जीरो वोल्टेज पे, यहाँ पे कोई वोल्टेज सोर्स नहीं लगा रखा है लेकिन मुझे करंट ज़्यादा मिल रहा है। करंट ज़्यादा मिलेगा तो पॉइंट यहाँ पे मिलेगा, आपको इससे ऊपर ही मिलेगा पहले वाले ग्राफ से। जीरो वोल्टेज पे आपको करंट पहले से थोड़ा ज़्यादा मिला। ठीक है, अब हमने वही एक्टिविटी करके देखी, इसको पॉजिटिव करके देखा, है ना। अब हमने क्या किया, एनोड को बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर दिया, तो इसको पॉजिटिव कर दिया तो अब ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करेगा। तो पहले कितने इलेक्ट्रॉन पहुंच रहे थे, 100 इलेक्ट्रॉन, 200 में से 100 इलेक्ट्रॉन पहुंच रहे थे जीरो वोल्टेज पे। अगर आप इसको पॉजिटिव करते जाओगे एनोड को तो क्या होगा, ये ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स को खींचेगा, अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। तो 100 से फिर 200 तक, मतलब मैक्सिमम जो इलेक्ट्रॉन पहुंच सकते हैं एनोड के ऊपर वो कितने हो जाएंगे 200। मतलब 100 थे, फिर बढ़ेंगे वो 120, 150, 180 और इस तरीके से लास्ट में 200 तक इलेक्ट्रॉन पहुंचने स्टार्ट हो जाते हैं। और उस कंडीशन में आपको जो करंट मिलेगा सर्किट के अंदर वो क्या मिलेगा, पहले से ज़्यादा मिलेगा। तो सेचुरेशन कंडीशन में अब जो करंट आपको मिलेगा वो पहले से क्या मिल रहा होगा, ज़्यादा। तो ये I2 इंटेंसिटी का ग्राफ है और इसमें आप क्या देख रहे हो कि यहाँ पे सेचुरेशन करंट पहले से थोड़ा ज़्यादा है।
I1 इंटेंसिटी पे जो करंट मिला वो इतना मिला था, है ना, और अब थोड़ा सा ज़्यादा मिल रहा है। अगर इंटेंसिटी को और बढ़ाओगे तो ये ग्राफ और ऊपर चला जाएगा, यहाँ से स्टार्ट होगा फिर ये ऐसे बन जाएगा ग्राफ, ठीक है। अच्छा, फिर हमने एनोड को नेगेटिव करके देखा कि अब इलेक्ट्रॉन्स को रोकने के लिए कितना हमें नेगेटिव पोटेंशियल अप्लाई करना पड़ेगा। तो ये नेगेटिव कर दिया, ये बैटरी लगा दी, वही सारी एक्टिविटी। अब जैसे जैसे इसको नेगेटिव करते जाओगे इलेक्ट्रॉन का पहुंचना कम होता जाएगा। अब एक चीज़ बताओ कि इलेक्ट्रॉन्स को रोकने के लिए पहले कितने इलेक्ट्रॉन्स आ रहे थे उधर, 100, है ना, और अब 200 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं। तो अब 200 इलेक्ट्रॉन्स को रोकने के लिए जो नेगेटिव पोटेंशियल यहाँ पे अप्लाई करना पड़ेगा वो पहले से ज़्यादा होगा, उससे कम होगा, या उसी के बराबर होगा? क्या होना चाहिए? इलेक्ट्रॉन्स की जो एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी, वो किस चीज़ पे डिपेंड करती है? फ्रीक्वेंसी के ऊपर। क्यों? क्योंकि जब फोटोन की फॉर्म में एनर्जी मिलती है इलेक्ट्रॉन्स को तभी तो वो निकलते हैं। क्या हमने जो लाइट सोर्स है उसकी फ्रीक्वेंसी को चेंज किया? नहीं किया। अगर लाइट सोर्स की फ्रीक्वेंसी को चेंज नहीं किया है तो इसका मतलब जो फोटोन आ रहे हैं, है ना, जो फोटोन आ रहे होंगे उनकी एनर्जी तो बराबर है, तो इलेक्ट्रॉन्स को मिलने वाली एनर्जी भी बराबर है, बस ज़्यादा इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं। पहले मान लो 100 इलेक्ट्रॉन निकल रहे थे, अब 200 इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, लेकिन उनकी एनर्जी तो उतनी की उतनी है। एनर्जी में तो कोई इंक्रीमेंट हुआ ही नहीं, नंबर ऑफ फोटोन बढ़ गए, ठीक है। अब पहले जितना नेगेटिव वोल्टेज लगाने से इलेक्ट्रॉन रुक रहे थे, अभी भी हमें उतना ही नेगेटिव वोल्टेज लगाना पड़ेगा, क्योंकि वो तब इंक्रीज होता है जब इलेक्ट्रॉन्स की काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होती है। बात समझ में आई क्या? हमने क्या चीज़ बढ़ाई है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो एमिट हो रहे हैं वो बढ़ गए। फोटोन भाई ज़्यादा इंटेंसिटी की लाइट यूज़ करने से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन एमिट हो रहे हैं, उनकी एनर्जी ज़्यादा नहीं है। तो एनर्जी अगर उतनी की उतनी है तो हमें उतना का उतना ही नेगेटिव वोल्टेज एनोड को देना पड़ेगा ताकि वो इलेक्ट्रॉन्स को रोक पाए। इसलिए हम ये बोलेंगे कि जो ग्राफ है उसके अंदर स्टॉपिंग पोटेंशियल की वैल्यू सेम रहेगी। अगर आप नेगेटिव वोल्टेज देते जाओगे ना एनोड को तो करंट कम होता होता लास्ट में क्या हो जाएगा? जीरो, और उतने ही वोल्टेज पे जीरो होगा जितना पहले वोल्टेज था। तो स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या रह जाएगा? सेम। स्टॉपिंग पोटेंशियल किस चीज़ पे डिपेंड करेगा? मतलब तो लाइट की फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करेगा। तो उसका भी एक ग्राफ बना के देखते हैं पर, ठीक है, कि कैसे वो चेंज होगा। फ्रीक्वेंसी का ग्राफ बनाएंगे कि किस तरीके से फ्रीक्वेंसी चेंज करने से फोटो इलेक्ट्रिक करंट अफेक्ट होगा, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, लाइट सोर्स की फ्रीक्वेंसी को चेंज करके देखूंगा। जैसे मैंने पहले ब्लू कलर की लाइट यूज करी थी, है ना, तो अब इंडिगो या वॉयलेट इस तरीके से उसकी फ्रीक्वेंसी को बढ़ाऊंगा, या फिर कम भी कर सकता हूँ। ऑरेंज कलर की लाइट यूज़ कर ली या येलो कलर की लाइट यूज़ कर ली, ऐसे मतलब अलग फ्रीक्वेंसी की लाइट हमको यूज़ करनी है, ठीक है। देखो अब जो मैं ग्राफ ड्रॉ कर रहा हूँ वो किसके बीच का होगा? ग्राफ तो वही रहेगा, किसके बीच का? एनोड पोटेंशियल और फोटो इलेक्ट्रिक करंट। एनोड पोटेंशियल और फोटो इलेक्ट्रिक करंट के बीच का ग्राफ है, ठीक है। ग्राफ कैसे बना था, पहले एक ग्राफ बना लेता हूँ। मान लो I1 इंटेंसिटी सॉरी न्यू1 फ्रीक्वेंसी की लाइट आप यूज़ कर रहे हो तो ग्राफ कुछ इस टाइप का बनेगा। ये न्यू1 फ्रीक्वेंसी की लाइट के लिए ग्राफ है, ये इसका स्टॉपिंग पोटेंशियल है, इसको V01 लिख देता हूँ, ठीक है। जैसे अभी अपन ने ग्राफ बनाया था ये तो उसी तरीके से बनेगा। अब मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी इंक्रीज कर रहा हूँ। न्यू1 से मैंने न्यू2 फ्रीक्वेंसी की लाइट यहाँ पे यूज़ करी। 100 वाट का बल्ब भी यूज़ करेंगे, लेकिन पहले हमने न्यू1 फ्रीक्वेंसी की लाइट यूज़ करी थी, अब मैं उसको क्या कर दूंगा? न्यू2। अब न्यू2 क्या है? पहले से ज़्यादा है, मतलब फ्रीक्वेंसी को हमने इंक्रीज किया। अगर फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होगी तो क्या फ़र्क पड़ेगा? जो आने वाले फोटोन है उनकी एनर्जी बढ़ जाएगी। अब ज़्यादा एनर्जी के पैकेट आ रहे हैं, जो 100 वाट का बल्ब है उससे 100 फोटोन ही आएंगे, लेकिन उनकी एनर्जी अब पहले से ज़्यादा है। पहले कम कम एनर्जी के फोटोन आए थे, अब ज़्यादा एनर्जी के फोटोन आएंगे फ्रीक्वेंसी बढ़ने से। और ज़्यादा एनर्जी के फोटोन आएंगे तो इलेक्ट्रॉन तो 100 ही निकलेंगे, लेकिन उनकी काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगी इस बार। क्यों होगी ज़्यादा? क्योंकि उनको ज़्यादा एनर्जी मिली। भाई सरफेस से इलेक्ट्रॉन को निकलने के लिए जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है वो तो फिक्स है। मान लो कि 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट सरफेस से निकलने के लिए इलेक्ट्रॉन को चाहिए, तो पहले मान लो 15 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का फोटोन आया था, तो 10 तो खर्च हो गई बाहर निकलने में, और 5 क्या थी उसके पास? 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट काइनेटिक एनर्जी थी, है ना। अब हमने उसके ऊपर जो फोटोन इंसिडेंट किया है वो 30 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का, सपोज करो एक फोटोन इंसिडेंट कर दिया, तो इलेक्ट्रॉन को कितनी एनर्जी मिली? 30 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 30 में से कितनी खर्च करेगा वो बाहर निकलने में? वही 10,
बाहर निकलने के लिए तो मिनिमम एनर्जी जितनी चाहिए उतनी फिक्स रहेगी, तो बाकी कितनी बची 20 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो अब उसकी काइनेटिक एनर्जी 20 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। बात समझ में आई क्या? तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है क्या? बढ़ेगी, सिंपल सी बात है। अगर आप फ्रीक्वेंसी ज़्यादा यूज़ करोगे, ज़्यादा फ्रीक्वेंसी की लाइट इस सरफेस के ऊपर इंसिडेंट करोगे, तो क्या होगा, ज़्यादा फ्रीक्वेंसी की लाइट ज़्यादा एनर्जी सरफेस को देगी, और ज़्यादा एनर्जी के फोटोन, ज़्यादा एनर्जी के इलेक्ट्रॉन यहाँ से बाहर निकल रहे होंगे, ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी होगी इनकी। तो अगर अच्छा काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं बढ़ रहे हैं, इलेक्ट्रॉन तो अभी भी 100 ही निकलेंगे, ठीक है, लेकिन उनकी काइनेटिक एनर्जी थोड़ी ज़्यादा है। तो जब तक आप ये वोल्टेज यहाँ पे लगाओगे नहीं, ये जो आपने बैटरी का वोल्टेज यहाँ पे लगा रखा है, जब तक ये वोल्टेज नहीं लगाओगे तब तक क्या होगा, मान लो ये वोल्टेज सोर्स यहाँ पे लगाया ही नहीं कोई, सीधा ही मैंने दोनों टर्मिनल्स को एक वायर से कनेक्ट कर दिया, तो उस कंडीशन में ये जो इलेक्ट्रॉन एनोड के ऊपर पहुंचेंगे, जैसे मान लो 50 पहुंच रहे थे पहले, तो 50 अभी पहुंच रहे हैं, 50 डाइवर्ट हो जाते हैं इधर उधर, तो 50 इलेक्ट्रॉन से अब जो करंट मिलेगा वो थोड़ा सा आपको ज़्यादा मिलेगा, पहले से ज़्यादा। उसका रीज़न क्या है, क्योंकि अब ये फास्ट आ रहे हैं, और फास्ट अगर चार्ज सर्कुलेट होता है सर्किट में, फास्ट अगर चार्ज मूव करेगा तो करंट की वैल्यू ज़्यादा मिलेगी। करंट का फॉर्मूला याद है क्या आपको, आई इक्वल्स टू क्या होता है, क्यू बाई टी। तो टी यहाँ पे क्या हो गया, कम। क्यों? क्योंकि अगर इलेक्ट्रॉन्स फास्ट चल रहे हैं तो वो सर्किट में घूम के थोड़ा जल्दी आएंगे, तो करंट क्या मिलेगा, थोड़ा सा ज़्यादा, मामूली सा ज़्यादा मिलेगा। तो ग्राफ के अंदर ये जो पॉइंट है ये यहाँ पे रहेगा, थोड़ा सा ऊपर रहेगा इससे, ठीक है, यानी 0 वोल्टेज पे ही आपको करंट क्या मिल रहा है, ज़्यादा। 50 इलेक्ट्रॉन पहले घूम के आ रहे थे धीरे धीरे, 50 इलेक्ट्रॉन ये अब घूम के आ रहे हैं, लेकिन तेज तेज घूम के आ रहे हैं, और तेज घूमने से क्या हुआ, टाइम कम लगा उनको एक चक्कर पूरा करने में, और हमने बोला कि करंट थोड़ा सा ज़्यादा मिला, मामूली सा फर्क आएगा। लेकिन अगर मैं एनोड को पॉजिटिव करता जाता हूँ, एक बैटरी को कनेक्ट कर दिया अब यहाँ पे, और बैटरी का जो पॉजिटिव टर्मिनल है उसको एनोड से कनेक्ट किया है, और इस बैटरी का वोल्टेज बढ़ाता जाऊंगा, तो मैं क्या देखता हूँ, 50 से जो इलेक्ट्रॉन एनोड के ऊपर पहुंच रहे थे वो बढ़ते जाएंगे, 50 से 60, 70, 80, 90, और फिर लास्ट में कितने पहुंचेंगे, 100। 100 इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन पहुंच सकते हैं क्या यहाँ पे, नहीं पहुंच सकते। तो जो मैक्सिमम करंट आपको मिल रहा होगा वो कितने इलेक्ट्रॉन से मिलेगा, 100 से। पहले वाले केस में कितने इलेक्ट्रॉन से मैक्सिमम करंट मिल रहा था, 100 से, ठीक है। तो मैक्सिमम करंट तो दोनों कंडीशन में क्या होगा, सेम ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से मिलेगा, इसका मतलब वो बराबर आएगा। भाई फोटो इलेक्ट्रिक करंट किससे इंक्रीज होता है, याद करो, बताया था, इंटेंसिटी से। तो इंटेंसिटी तो हमने सेम ही रखी, तो मैक्सिमम करंट तो जाके वहीं पे जाके सेचुरेट हो जाएगा, क्योंकि 100 इलेक्ट्रॉन पहले सर्व कर रहे थे और 100 इलेक्ट्रॉन अब सर्व करेंगे। तो इसका मतलब ये है कि जो फाइनली जो करंट आपको मिलेगा ना, सेचुरेशन करंट, वो सेम ही मिलेगा। मतलब ये ग्राफ जाके वहीं पे इसी लाइन के ऊपर आएगा, इससे ऊपर नहीं जाएगा ये ग्राफ। सेचुरेशन कंडीशन दोनों कंडीशन में सेम रहेगा, चाहे फ्रीक्वेंसी आप ज़्यादा यूज़ करो या कम यूज़ करो, कितनी भी फ्रीक्वेंसी की लाइट यूज़ कर लो, अगर आपने इंटेंसिटी 100 वाट ही रखी तो मैक्सिमम करंट हमेशा हर बार सेम ही मिलेगा। ये बात समझ में आई क्या, ठीक है। इसके बाद में हम क्या करेंगे, जो एनोड है उसको नेगेटिव वोल्टेज दे के देखेंगे, नेगेटिव पोटेंशियल देंगे। तो इसको बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर दो एनोड को, है ना। एनोड को किससे कनेक्ट करना है इस बार, बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से इसको कनेक्ट करना है, ठीक है, नेगेटिव ये पॉजिटिव, और इसका वोल्टेज अब बढ़ाएंगे। अब एक चीज बताओ, इस बार स्टॉपिंग पोटेंशियल पहले से कम आएगा या ज़्यादा आएगा, क्यों आएगा ज़्यादा, क्योंकि इस बार जो इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं उनकी मतलब फोटोन आ रहे हैं उनकी एनर्जी ज़्यादा है, और निकलने वाले इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी भी ज़्यादा है, क्योंकि ज़्यादा एनर्जी का फोटोन जब सरफेस के ऊपर इंसिडेंट होगा तो वो ज़्यादा एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स को प्रोवाइड करवाएगा, और ज़्यादा एनर्जी से इलेक्ट्रॉन जब निकलेंगे तो उनको रोकने के लिए उतना ही ज़्यादा नेगेटिव वोल्टेज लगाना पड़ेगा, क्योंकि हमने पढ़ा था कि जो स्टॉपिंग पोटेंशियल होता है वो नेगेटिव वोल्टेज होता है जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी वाले इलेक्ट्रॉन को भी रोक देता है। क्योंकि इस बार इलेक्ट्रॉन्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ चुकी है, इसलिए उनको रोकने के लिए आपको ज़्यादा स्टॉपिंग पोटेंशियल लगाना पड़ेगा। तो ग्राफ कैसा बनेगा, तो ग्राफ ऐसे कम, मतलब जब आप नेगेटिव वोल्टेज लगाओगे तो करंट कम होता होता, और V02 वोल्टेज के ऊपर क्या होगा, जाके जीरो हो जाएगा। तो इस वोल्टेज पे करंट घटता घटता क्या हो जाता है, जीरो। तो इस बार स्टॉपिंग पोटेंशियल पहले से ज़्यादा मिला या कम, ज़्यादा होगा ना। पहले मान लो -5 वोल्ट पे ऐसा हुआ था, अब -10 वोल्ट पे ऐसा होगा कि इलेक्ट्रॉन्स रुकेंगे। अगर आप फ्रीक्वेंसी को और ज़्यादा बढ़ा दो, ये न्यू फ्रीक्वेंसी का ग्राफ है, अगर आप फ्रीक्वेंसी को और ज़्यादा इंक्रीज करते हो तो क्या होगा,
अगर फ्रीक्वेंसी को और ज़्यादा इंक्रीज करते हो तो क्या होगा, स्टॉपिंग पोटेंशियल और बढ़ जाएगा। लेकिन सैचुरेशन करंट उतना ही रहेगा जब तक आप लाइट सोर्स की इंटेंसिटी सेम रखोगे। बात समझ में आई क्या? ग्राफ समझ में आ रहे हैं क्या, है ना? ये ग्राफ हमको कुछ रिजल्ट्स बता रहे हैं। अगर आप और ज़्यादा फ्रीक्वेंसी की लाइट यूज़ करते हो तो स्टॉपिंग पोटेंशियल बढ़ जाएगा, ग्राफ और पीछे आ जाएगा इधर, लेकिन सैचुरेशन करंट हर बार सेम मिलेगा। बात समझ में आई? फिर हम एक ग्राफ और बना के देखते हैं, और वो है कि फ्रीक्वेंसी और स्टॉपिंग पोटेंशियल के बीच में क्या रिलेशन होता है, उनके बीच में क्या रिलेशन होगा, किस तरीके का ग्राफ बनेगा। तो ये तो हम पढ़ ही चुके हैं कि स्टॉपिंग पोटेंशियल फ्रीक्वेंसी के इंक्रीज होने के साथ साथ क्या होता जाता है, इंक्रीज होता जाता है ना? फ्रीक्वेंसी अगर आप लाइट सोर्स की इंक्रीज करोगे तो स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो ये तो हो गया अपना फ्रीक्वेंसी एक्स एक्सिस पे, ठीक है। और इस वाई एक्सिस पे वर्टिकल लाइन पे अपन ने ले लिया स्टॉपिंग पोटेंशियल, ठीक है, स्टॉपिंग पोटेंशियल ले लिया। ग्राफ कैसा बनेगा, मैं फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज करना स्टार्ट कर रहा हूँ 0 से, है ना? मैंने जो लाइट इंसिडेंट करी है उसकी फ्रीक्वेंसी को मैं इंक्रीज करना स्टार्ट कर रहा हूँ। एक चीज़ हमको पता है कि इलेक्ट्रॉन को निकलने के लिए एक मिनिमम फ्रीक्वेंसी की लाइट की हमेशा रिक्वायरमेंट होती है। उससे कम फ्रीक्वेंसी की लाइट पे तो इलेक्ट्रॉन निकलेगा ही नहीं, और उस मिनिमम फ्रीक्वेंसी को हम क्या बोलते हैं, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। तो जब आप फ्रीक्वेंसी को 0 से बढ़ाओगे तो एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पे जाके इलेक्ट्रॉन निकलना स्टार्ट होंगे, वो फ्रीक्वेंसी है न्यू नॉट। क्या है फ्रीक्वेंसी, वो न्यू नॉट। और न्यू नॉट फ्रीक्वेंसी पे इलेक्ट्रॉन निकलेगा, इससे पहले तो इलेक्ट्रॉन निकलेगा ही नहीं, तो स्टॉपिंग पोटेंशियल कितना रखना पड़ेगा, 0, रोकना ही नहीं है किसी को। लेकिन अगर आपने थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज किया, अगर इंसिडेंट होने वाली लाइट की फ्रीक्वेंसी को हम इंक्रीज कर रहे हैं, तो इंक्रीज होने से क्या होगा, फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होने से क्या होगा, स्टॉपिंग पोटेंशियल बढ़ाना पड़ेगा, तो ये बढ़ता ही जाएगा, ये ग्राफ बनेगा। बात समझ में आई क्या? ग्राफ कैसा बन रहा है, स्ट्रेट लाइन, ठीक है। कहाँ से स्टार्ट होगा, न्यू नोड से स्टार्ट होगा, तो ये वाला ग्राफ बनेगा। समझ में आई, ठीक है। तो स्टॉपिंग पोटेंशियल और फ्रीक्वेंसी के बीच का ग्राफ बनाना है तो इस टाइप का ग्राफ आपको मिलता है यहाँ पे। स्टॉपिंग पोटेंशियल वी नॉट और फ्रीक्वेंसी के बीच का ग्राफ है। आप इस ग्राफ को पीछे जाके ऐसे टच करोगे, है ना, तो यहाँ पे आएगा -φ0/E, ठीक है। और ये जो ग्राफ का स्लोप होता है ना, स्लोप, ये बराबर आएगा H/E। अब ये कैसे आते हैं, इसके लिए मैं आपको एक इक्वेशन बताऊंगा आगे, जिसको आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन बोलते हैं, उसके अकॉर्डिंग हम इसको लिखेंगे बाद में, है ना। ये एक बार तो वैसे ही याद कर लो कि ये ग्राफ होता है, ये इसका स्लोप होता है, तो ये हम याद रखेंगे, ठीक है।